प्यारे स्टूडेंट, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप सभी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए इस धुआंधार क्लास में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि दोस्तों आप सभी के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन लिया गया है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर और एग्जाम ओरिएंटेड सारे प्रश्न लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते फ्रेंड्स आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का पहला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस इस क्वेश्चन है, और प्रीवियस इस क्वेश्चन करने का आपसे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपसे एक आइडियाज लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और अगले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है। बिहार की सर्वोच्च चोटी की बात करें फ्रेंड्स तो सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आप सभी का कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में आया था। तो किसके शासन काल में आया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए में है अशोक सम्राट, बी में बिंबिसार, सी में चंद्रगुप्त मौर्य और डी में है बिंदुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिंबिसार के समय ये आया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो। दोस्तों, अगर आप सभी इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो आप सभी मैं वीडियो बताऊंगा कि कहां से आप सभी जाकर के PDF को डाउनलोड कर एक छोटा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि बिहार में झिझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। बिहार में झिझिया जो नृत्य है वो किस त्योहार में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले प्रश्न को बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया था। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1576। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का 1576 में अकबर ने दोस्तों बिहार एवं बंगाल को उसके प्रांत से मिलाया था। ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। थोड़ा सा हम बात कर ले अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है ना। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और बात करें अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो कण्व वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका नाम हो जाता है दोस्तों वासुदेव। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। दोस्तों, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो कण्व वंश के जो संस्थापक था वो तो वासुदेव था, लेकिन अगर आ जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, उसके बाद करें मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, आप सभी के आ जाता है दोस्तों और सब जो साम्राज्य है। तो इसको भी दोस्तों आपसे याद रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे कि कौन से वंश के कौन संस्थापक है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किए गए थे। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के की बात करें कि किन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाए गुप्त वंश के द्वारा।
ठीक है ना, गुप्त। बाकी जो भी राजा आए थे वो, जैसे कि बात करें हड़प्पा सभ्यता, मिट्टी का दोस्तों बना था पैसा। पैसा की बात करें सिक्का तो वो मिट्टी का बना था, लेकिन मिट्टी तो चल नहीं सकता है। उसके बाद आया आपका चमड़ा का भी सिक्का आया था, चमड़ा का भी पैसा आया था। उसके बाद बात करें जो अपना जो इंडो ग्रीक वो सतवाहन वाले थे वो थोड़ा सा बढ़िया लाए, थोड़ा सा सोना वोना का लाए, ठीक है ना। तो ये सारे जो आए तो बना, ये सोना का सिक्का बना, ठीक है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा। अगले प्रश्न को बात करते, प्रश्न नंबर 8 कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा की हम बात कर ले फ्रेंड्स ना, कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आप सभी का, धौलावीरा स्थित हो जाता है आप सभी का गुजरात में स्थित हो जाता है। धौलावीरा कहाँ पर हो जाता है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है ना। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोस्तों आप सभी के सिंधु सभ्यता आ ही गया, तो इसको थोड़ा सा लपेट लेते हैं सिंधु सभ्यता को। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता वही जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। कब, 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। यहाँ पर बहुत सारे वस्तुएं दोस्तों मिली थी, जैसे कि बात करें दोस्तों कुम्हार का चाक भी मिला था हड़प्पा सभ्यता से, अन्नागार भी मिला था, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS 37 कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि RS 37 कब्रिस्तान भी मिला था, हाथी का कपाल मिला था, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सीरीज चला, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं से प्रश्न आए तो आप उसे फोड़ के आए पेपर को, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों मद्रास के बारे में बात करें कि मद्रास में जो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था वो कब किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, 1862 में किया गया था फ्रेंड्स, 1862। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपसे का प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन करता है। दोस्तों मान के चलते कभी स्थिति आ गया देश में कि हमारा राष्ट्रपति भी नहीं रहा और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, यानी कि दूसरे विदेश में चले गए, तो हमारे जो देश का देश का दोस्तों जो कार्यभार होगा किसके ऊपर सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, जो काम होगा वो किसके ऊपर थोपा जाएगा, तो वो थोपा जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस बात को रखा जाता है कि भैया अगर वो लोग नहीं है तो आप इस काम को करिए। देखिए अब यहाँ से राष्ट्रपति से प्रश्न क्या क्या बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। और ये जो राष्ट्रपति होता है ना, अपना अगर त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, अगर उपराष्ट्रपति अपना अगर त्याग पत्र लिखना चाहे तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखते हैं। भैया क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, 4 का रहिएगा, क्योंकि दोस्तों संविधान के क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में कभी भी भूल करके नहीं छोड़ेगा एग्जामिनर कि इसको इस चैप्टर से इस टॉपिक से प्रश्न न दे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है और नहीं होगा आने वाले समय में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस अनुच्छेद के बारे में कि यहाँ पर दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार का क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 131 हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अगर बात करें जाए संविधान के, तो संविधान के प्रश्न आपसे के एक दो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। थोड़ा सा अनुच्छेद के प्रश्न हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि जो कि महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बताइएगा कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आपसे का अनुच्छेद जो हो जाता है अनुच्छेद 17 इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। 85 आपसे का अनुच्छेद संबंधित काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। 124 भी आपसे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों आपसे के पास हो जाता है 72, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। मैं एक एक को दोस्तों डिटेल्स में कवर करवा दे रहा हूँ ताकि आपसे के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है।
अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में अनुच्छेद 50 में बताया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट कीजिए इस बात को। अगर आपसे विश्वास नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह प्रश्न जरूर आपसे एग्जाम में आएगा कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में संबंधित है। अनुच्छेद अगर 17 की बात करें तो ये छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद जो 17 है फ्रेंड्स वो छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद अगर हम 85 की बात करें, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का भंग होना राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 72 की बात करें तो इसमें क्षमादान राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाता है अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी अगर सोचता तो सारे यूट्यूबर जैसे मैं भी क्या करता कि आपसे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा के निकलते जाता, लेकिन नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ताकि आपसे अगर एक क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं तो ठीक है ना, कंपटीशन का लेवल है तो थोड़ा सा लेवल हाई करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर मौलिक अधिकार आ गया, थोड़ा सा बात करेंगे कि भारत के लोगों को कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसे आत्मा कहा जाता है, संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य, इसको भी बताइएगा आपसे कमेंट बैक कि भारतीय जो लोग हैं उनको कितना मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, कौन थे। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स आप सभी का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के एकदम प्यारे टॉपिक से लिया गया, जो कि सिंधु सभ्यता आप सभी का प्यारा टॉपिक है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है, बताइएगा थोड़ा सा इसको कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस काल से संबंधित हो जाता है। तो ये संबंधित हो जाता है भैया आप सभी का, जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हो जाता है, युग से। अब थोड़ा सा सिंधु सभ्यता फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता में जो लोथल है ना भैया, जो लोथल इसका लोथल ये भैया ये बात करें कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। हाँ, लोथल को बंदरगाह के नाम से, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी, ये तो आपसे पहले बता चुके हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे। सिंधु सभ्यता के जो घरें थी, जो उसकी सड़कें थी पूर्व से पश्चिम की ओर खुली थी। यहाँ के जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के जो घर थी पक्की ईंट से बनी थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप सभी का प्रश्न जो है वो जनगणना 2011 से लिया गया है। और कसम खा लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न 1 से 2 जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें बिहार के लिंगानुपात ना, तो लिंगानुपात जो हो जाता है 15 का राइट आंसर हो जाएगा 918 था सिर्फ लिंगानुपात बात करें तो, ठीक है ना, बिहार का। अगला प्रश्न है आपसे का 16 नंबर, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित किया गया है। तो ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगले प्रश्न को और बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर आप सभी का 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। तो शिलालेख के अगर हम जनक की बात करें ना भैया,
तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, अशोक सम्राट था जो कि शिलालेख के द्वारा अपनी किसी बात को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा था। और ये पहला राजा था जिसने कि अपना जो कार्य था वो शिलालेख पर लिखा। शिलालेख नहीं समझते आप लोग तो समझ लीजिए कि शिलालेख उसे कहते हैं जिस पर छोटे छोटे पत्थरों पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। अशोक के बारे में बात करें थोड़ा सा, अशोक का जो उसमें नाम था ना एकदम प्रियदर्शी था, प्रियदर्शी, ठीक है ना। उसमें अशोक नहीं बताया गया था, ये रियलिटी है कि उसमें अशोक उसको नहीं बताया गया था, उसमें प्रियदर्शी के नाम से इसे विख्यात किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते, मन कर रहा है यार चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा सा बता ही दे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था। कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। इसका जो मुख्यमंत्री जो आया था इसके दरबार में मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखा था। और इंडिका में ही इसका सारा चर्चित मिलता है कि मौर्य साम्राज्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, और वो भी था कौटिल्य या चाणक्य उसको जाने जाते हैं, जिसके मदद से इसने धानानंद को पराजित किया था, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा बात करें, इसके पर्सनल जीवनी के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो माँ का नाम था वो मीरा था, सॉरी मीरा नहीं था, हाँ इसका माँ का नाम मीरा था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के माँ के नाम का क्या था? मीरा था। ये मौर्य वंश के संस्थापक था। इसका जो पढ़ाई हुआ था, शिक्षा दीक्षा, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18। अगर ये वीडियो मिस कर देते ना तो रियली बता रहे पछताएंगे कि इतना बढ़िया वीडियो कैसे मिस कर, इतना मस्त क्लास। क्योंकि मैं आप सभी को एक क्वेश्चन के साथ साथ 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं 19 नंबर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर की बात करें तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य था ना वो था जमाली, जमाली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों भगवान महावीर के बारे में आगे तो थोड़ा सा बात करना चाहेंगे हम इनके बारे में। जो भगवान महावीर जो थे, महावीर भगवान जो थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करें। ये जो थे ना भैया, ये अस्थियों को नहीं मानते थे, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे ये, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करते 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फटाफट थोड़ा सा कवर करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है ना। अभी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न लिए गए, सारे तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अभी तक इसकी मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जीडी में भी करवा चुका हूँ क्योंकि ये प्रश्न हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहते हैं लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा SR राव। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही छोड़ा जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 रहेगा दोस्तों, पार्ट नंबर 2 आप सभी के लिए जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि पार्ट 2 आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।